हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। पिछली कक्षा में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला पर चर्चा कर रहे थे। आइए आज की कक्षा में हम वर्णमाला चैप्टर का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों के लिए पता है कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों के बारे में। आप लोगों के लिए बताया था कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर के लिए उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोगों की जो चर्चा रहेगी वो दूसरे वाले पार्ट पर रहेगी, जिसका नाम क्या है? व्यंजन। इसका नाम क्या है? व्यंजन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि व्यंजन आखिर क्या होते हैं। तो जब हम लोगों ने स्वर पढ़े थे तो उस समय आप लोगों के लिए बताया था कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपके लिए बताया है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें से 11 क्या थे? स्वर थे। तो बाकी के बचे हुए 41 क्या होंगे? व्यंजन। तो आइए, जैसा कि लिखा हुआ है, ऐसे वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कॉमा व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कॉमा व्यंजन कहलाते हैं। बता दें आपके लिए कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 41। 52 क्या है? टोटल वर्ण हैं, जिनमें से 11 क्या हैं? स्वर हैं। तो बाकी के बचे हुए क्या कहलाएंगे? व्यंजन। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33। आइए अब हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि आखिर ये जो व्यंजन है 41 वो कैसे करके पूर्ण होते हैं। टोटल जो 41 व्यंजन हैं इनके लिए हमें क्या करना है? काउंट कराना है। तो वो आप लोगों के लिए काउंट करा रहे हैं कि 41 व्यंजन कैसे करके होते हैं। सबसे पहला है वर्ग या स्पर्श व्यंजन। वर्ग या स्पर्श व्यंजन। अब ये क्या है कि वर्ग या स्पर्श व्यंजन है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25। वर्ग या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। नंबर 2 है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। ठीक है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 4। अब हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि वर्गीय स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अंतःस्थ व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं। अब ये कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? 25, 4, 29 और 4, 33। तो इन तीनों के लिए ही हम लोग बोलते हैं मूल व्यंजन। क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। तो आपसे प्रश्न कर ले कि इनमें से कौन सा एक मूल व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो वर्ग व्यंजन है 25, या फिर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है 4, और तीसरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन 4। तो ये जो 33 हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? मूल व्यंजनों के अंतर्गत। ठीक है, 33 हो चुके हैं। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 4। अगले 5वें नंबर पर लिखा हुआ है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 2। नंबर नेक्स्ट है आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 2। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। तो 4, 2 6 और 2 8। तो 33 प्लस 8 बराबर कितने हो गए? 41। ये क्या हो गए टोटल हमारे व्यंजन। तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 41। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा? वर्ग या स्पर्श व्यंजन। वर्ग या स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वर्गीय स्पर्श व्यंजन का नाम वर्गीय स्पर्श व्यंजन क्यों पड़ा है? तो वर्गीय स्पर्श व्यंजन का नाम इसीलिए स्पर्श व्यंजन पड़ा है
क्योंकि इनको बोलते समय किसी न किसी भाग को स्पर्श किया जाता है। ठीक है, जो उच्चारण स्थान है इसके किसी न किसी भाग के लिए क्या करा जाता है, स्पर्श करा जाता है। और बाकी ये सभी क्या हैं, वर्ग के रूप में है। ये वाला पहला अपना वर्ग हो गया, ये वाला दूसरा अपना वर्ग है, तो ये सभी वर्ग के रूप में है। प्रत्येक वर्ग में क्या है, 5-5 वर्ण हैं, तो ये वर्ग के रूप में है, इसीलिए इनके लिए बोलते हैं स्पर्श या वर्ग व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो कौन से वाले से होती है, का वर्ग से। सबसे पहला जो वर्ग है वो क्या है, का वर्ग। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ग कौन सा है, तो का वर्ग। फिर इसके बाद में इसमें हमें वर्ण पढ़ने हैं। तो का वर्ग बताया है आपके लिए, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे, 5 वर्ण होंगे। ठीक है, का वर्ग में पहला क्या है, क है, दूसरा ख, ग, घ और अंग। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो का वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। ठीक है, दूसरे अगर वर्ग की बात करें तो जो दूसरे नंबर पर वर्ग है वो कौन सा आता है, चा वर्ग। दूसरा कौन सा है, चा वर्ग। अगर चा वर्ग की बात करें तो इसमें 5 वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा चा, दूसरा छा, जा, झा और उआ। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछेगा कि ये जो चा वर्ग के वर्ण हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये जो चा वर्ग के जो वर्ण हैं इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। कहाँ से होता है, तालु से। तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है, टा वर्ग। तीसरा कौन सा है, टा वर्ग। अब टा वर्ग में भी कितने होंगे, 5 वर्ण होंगे। तो टा से आगे के 5 वर्णों के लिए हम काउंट कर देते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ये तो क्या हो गए, टा वर्ग के 5 वर्ण। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ये सभी इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो गया, मूर्धा से। अगला क्या है, चौथे नंबर पर ता वर्ग। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है ता वर्ग। अब ता वर्ग में भी क्या है, 5 वर्ण आएंगे। तो ता से अगले वाले 5 वर्णों के लिए हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला, ता के बाद था, दा, धा, ना। ये क्या हो गए, ता वर्ग के 5 वर्ण। अगर इनके उच्चारण की बात करें तो ये मुख्य कहाँ से उच्चारित होते हैं, दंत वाले भाग से। कहाँ से उच्चारित होते हैं, दंत वाले भाग से। आगे बात करते हैं, अंतिम जो वर्ग है वो कौन सा है, पा वर्ग। 5वां वाला वर्ग कौन सा है, पा वर्ग। पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पा, फा, वा, भा, मा। 5 वर्ण हो गए। अब इनके अगर उच्चारण की बात करें तो ये जो 5 वर्ण हैं वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ से। कहाँ से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ से। अब ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि टोटल वर्ग कितने हैं, 5 हैं। टोटल वर्ग कितने हैं, 5 हैं। और प्रत्येक वर्ग में वर्ण की संख्या भी कुल कितनी है, 5 है। तो कुल मिलाकर टोटल 5, 5, 25, 5, 25, 5 × 5 25। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे टोटल वर्ग या स्पर्शी व्यंजन है इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 25। बाकी एक एक के क्या है, वर्ण ध्यान रखने हैं कि किस वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है हम लोगों के लिए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो सबसे पहले क्या था, का वर्ग। का वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो गया, कंठ से। दूसरे नंबर पर क्या है, चा वर्ग। चा वर्ग का स्थान, उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। तीसरा क्या है, टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, मूर्धा से हो जाएगा। अगला क्या है, चौथा ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, दंत से हो जाएगा। अंतिम क्या है, पा वर्ग। और पा वर्ग के आप वर्णों को आसानी से बोल के देख सकते हैं, पा, फा, वा, भा, मा। तो ओष्ठ हमारे क्या है, आगे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, स्पर्श या वर्ग व्यंजन। अब आपके सामने लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ
व्यंजन। तो आपके लिए पहले ही बता चुके हैं कि जो व्यंजनों की कुल संख्या है वो कितनी है, 41 है। दूसरे नंबर पर जो हम काउंट कर रहे हैं वो किसके लिए काउंट कर रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। ये किसकी भांति बिहेव करते हैं, स्वरों की भांति। इनका जो उच्चारण होता है वो कुछ तो स्वरों की भांति होता है, कुछ होता है किसकी भांति, व्यंजनों की भांति। इसीलिए इनमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके लिए हम अर्ध स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एक तो आता है या, दूसरा आता है रा, तीसरा आता है ला, चौथा आता है वा। या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण अंतस्थ व्यंजन हैं, तो या, रा, ला, बा, ये चारों ही हमारे कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये कैसे हैं, तो ये स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार की भांति बिहेव करते हैं, इसीलिए इनके लिए क्या बोला जाता है, इनमें से कुछ वर्णों के लिए अर्ध स्वर। अभी आगे आपके लिए बताएंगे कि इनमें से कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कि क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है हमारा तीसरे नंबर पर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब इनके नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्म का मतलब क्या है, हीट, और संघर्ष का मतलब क्या है, संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें बोलते समय क्या होता है कि हमें अपने अंदर से ज़्यादा मात्रा में क्या है, संघर्ष कर रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में वायु निकालेंगे। तो ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, वायु निकलती है, और ज़्यादा मात्रा में वायु निकलने से क्या होता है कि हीट उत्पन्न होती है। फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए ऐसे वर्णों को हम नाम क्या दे देते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में भी ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 4। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ये 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो तीनों तो क्या हैं, सा है, सा, षटकोट वाला सा, बड़ा वाला सा, और हा। इनके लिए बोलते समय क्या होता है कि मुख से हमें ज़्यादा मात्रा में वायु बाहर निकालनी पड़ती है, और वो वायु कैसे निकलती है, घर्षण के रूप में, जिससे क्या है, हीट बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इसीलिए इनके लिए हम क्या कह देते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4, और ये चारों कौन कौन से हैं, तीनों सा और हा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे व्यंजन जो क्या हैं, संयुक्त रूप से मिलकर बने हैं। ऐसे व्यंजन जो कि संयुक्त रूप से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, 4। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी मानी गई है, 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है छा, दूसरा होता है त्रा, अगला है ज्ञा, और क्या है, त्रा। अब आपसे क्या है, सीधे सीधे प्रश्न ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों के लिए पता है कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अगर वो आपके लिए ऑप्शन दे देगा तो आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों ही क्या है, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन अब कभी भी एग्जामिनर क्या करेगा, आपके लिए थोड़ा और डीप में ले जाएगा। तब आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त का मतलब ये है कि ये किसी न किसी के क्या हैं, योग से बने होंगे। तब वो आपसे ये पूछेगा कि ये किन किन के योग से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो बात करें यदि हम छा की, किसकी बात करें, छा की, तो ये क्या है, 2 वर्णों के मेल से बना है। पहला क्या है, का, अर्धव्यंजन का, और षटकोट वाला सा। तो का और सा के संयोग से क्या बनता है, छा बन जाता है।
ठीक है, तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में जो छ है वो किसके योग से बना है, तो का और सा के, अर्ध व्यंजन का और सटकुट वाला सा, इन दोनों के योग से किसका निर्माण हुआ है, छ का। अब आपसे ये पूछ सकता है कि जो त्रा है इसका योग किससे हुआ है, इसका जो निर्माण है वो किसके योग से हुआ है। तो ये जो त्रा है ये ध्वनि कैसे करके निकलती है, ता और रा। इसका मतलब क्या है, अर्ध व्यंजन ता क्या है, आधा व्यंजन है, इसके साथ में किसका योग हो जाए, रा का योग हो जाए, तब ये मिलकर क्या बन जाएगा, त्रा। ऐसे ही क्या है, अगर हम किसकी बात करें, ज्ञा की बात करें, तो ज्ञा भी क्या है, दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें से अर्ध व्यंजन क्या हो जाएगा, ज और हुआ, जा और उआ। इनके योग से किसका निर्माण हो जाएगा, ज्ञा का। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्रा का निर्माण कैसे होता है, तो स्रा के निर्माण के लिए भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त का मतलब है दो वर्णों का योग हो रहा होगा, तो इसमें भी दो वर्ण कौन कौन से योग करते हैं, एक तो सा, दूसरा रा, सा और दूसरा रा। ठीक है, अब आपके लिए ये बात ध्यान रखनी है कि जो चारों ही छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये हमारे चारों ही क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये योग से बने हैं। तो योग इनका जब हो रहा होगा, जब इनका निर्माण हो रहा होगा, तो योग में जो पहला वाला वर्ण बनेगा वो कैसा होगा, आधा होगा। पहला वाला वर्ण कैसा होगा, आधा होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो पहला वाला वर्ण है वो क्या है, आधा है, बाकी जो दूसरा वाला वर्ण होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। तो ये किसकी बात हो गई, संयुक्त व्यंजन की। अगला पांचवा क्या है, आगत व्यंजन। अगला क्या है, आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन का मतलब क्या है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं से क्या है, आगत मतलब आए हुए हैं। तो इनके लिए क्या है, हमने अरबी फारसी भाषा से उठाया है। कहाँ से, अरबी फारसी भाषा से। अब वर्ण हमने अरबी फारसी भाषा से नहीं उठाए हैं, हमने क्या करा है, इनके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। स्वरूप में थोड़ा सा क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आगत व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जो कि आगत व्यंजन है, तो कुछ नहीं करना है हम लोगों के लिए। ठीक है, पता है, एक क्या, जा, दूसरा फा। पहला क्या है, जा है, दूसरा क्या है, फा है। ये क्या है, हमारे व्यंजन है। इनके नीचे यदि क्या कर दिया जाए, नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाए, इनके आगे यदि हम क्या करें, इनके नीचे नुक्ता चिन्ह के लिए लगा दें, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, आगत व्यंजन। क्या बन जाते हैं, आगत व्यंजन। तो ध्यान रखना, आगत व्यंजन का मतलब क्या है, व्यंजन तो क्या है हमारे वर्णमाला के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनके नीचे क्या लगा दे रहे हैं, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दे रहे हैं। तभी ये जो शब्द हैं, वर्ण हैं, वो अरबी फारसी भाषा के बन जाते हैं। तब ये हमारे क्या कहलाएंगे, आगत व्यंजन। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन में भी सेम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टा वर्ग है, इसका हम कौन सा, तीसरा और चौथा वर्ण ले रहे हैं। टा वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा वर्ण ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इनके नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दे रहे हैं। इनके नीचे क्या कर रहे हैं, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दे रहे हैं। तब ये जो वर्ण हैं, ये हमारे कहलाते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। करना क्या है कि टावर का तीसरा और चौथा वर्ण लेना है। उनके नीचे हम क्या कर देंगे, नुक्ता चिन्ह लगा देंगे। अब इनका क्या है, उच्चारण चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे टा वर्ग में तीसरे के लिए हम क्या बोलते थे, टा, ठा, डा, लेकिन यहाँ पर हम इसके लिए बोलेंगे अड़े। क्या बोलते हैं, अड़े।
और ऐसे ही टा वर्ग में हम चौथे वाले के लिए क्या बोलते थे, ढा बोलते थे। यहाँ पे हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे, अढ़। कैसे करेंगे, अढ़। तो ये हमारे क्या हो गए, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो यदि आपसे एक बार दोबारा से आपके लिए बता दे रहे हैं कि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4। कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। ये हमारे चारों ही क्या हैं, अंतःस्थ व्यंजन है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऊष्म या संघर्षीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, तीनों सा और हा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त का मतलब क्या है, योग से मिलके बने हैं। तो हमें पता है ऐसे भी वर्ण वर्ण वाला में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छावड़ किसके योग से बना है, तो का और सा के योग से। पूछ लिया जाए त्रा किसके योग से बना है, तो ता और रा के योग से बना है। पूछ लिया जाए ज्ञा किसके योग से बना है, तो जा और वा के योग से बना है। पूछ लिया जाए आपसे स्रा किसके योग से बना है, तो सा और रा के योग से बना है। ठीक है, आगत व्यंजनों का मतलब किसी दूसरी भाषा से आए हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों का मतलब भी क्या है कि इनमें हम टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ग के नीचे क्या लगा देते हैं, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। अब क्या है कि कभी कभी प्रश्न पूछता है हम लोगों से, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनमें से पूछता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा लुंठित व्यंजन है, इनमें से कौन सा लुंठित व्यंजन है। ठीक है, या फिर क्या करेगा कि आपके लिए प्रश्न दे देगा और आपसे पहचान करवाएगा कि इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लुंठित व्यंजन क्या होता है। ठीक है, लुंठित व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजन जिसको बोलते समय कि जो जीभ है वो लहराते हुए जाए। ऐसा व्यंजन जिसको बोलते समय जो जीवा है वो लहराते हुए जाए। तो हमें पता है अगर हम रा का उच्चारण करें, रा, तो ये जो जीभ है वो क्या करती है, लहराती है। ठीक है, तो इसी के कारण इसके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, लुंठित व्यंजन। तो ये लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा हो जाएगा, रा जो वर्ण है, ये जो रा वर्ण है उसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, लुंठित व्यंजन। क्या बोल देंगे, लुंठित व्यंजन। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। वैसे तो हम व्यंजन के जो 41 टोटल संख्या है उनके तो हम काउंट कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं में से क्या है, उनके लिए अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे रा के लिए अलग से नाम क्या दे दिया उनने, रा के लिए नाम दे दिया लुंठित व्यंजन। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यंजन जिसे बोलते समय जो जिह्वा है वो क्या होती है, तालू पर टच हो जाती है। तो तालू टच करने के बाद में क्या होता है कि जो मार्ग है वो बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद में क्या है, जो श्वास निकलती है, वायु निकलती है, वो किनारों से निकलती है। वायु कहाँ से निकलती है, किनारों से निकलती है। पार्श्व का मतलब होता है किनारा। तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। और ये कौन सा है, ला। कौन सा है, ला। ठीक है, तो लुंठित का मतलब क्या हो गया, लुंठित का मतलब हो गया कि जो जिह्वा है वो क्या करेगी, लहरा मारेगी, झटके से ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो ये कौन सा हो गया, लुंठित व्यंजन। पार्श्विक का मतलब क्या है कि जो प्राणवायु है वो क्या होगी, किनारों से निकलेगी, तब पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो गया, ला। अब आप लोगों के लिए बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन उनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन दोनों की भांति होता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों की भांति होता है। तो इनमें से 2 वर्ण ऐसे हैं, 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन दोनों की भांति होता है। तो उनके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्धस्वर। ये कौन कौन से हैं, या और वा। या और वा, इनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि या और वा को हम अर्धस्वर क्यों बोल रहे हैं, तो या और वा के लिए हम अर्धस्वर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये है तो क्या, व्यंजन है, लेकिन किसकी भांति बोले जाते हैं, स्वरों की भांति। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अघोष वर्ण। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, इनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। ठीक है, तो अघोष वर्ण पढ़ने से पहले हम आपके लिए बता दे रहे हैं कि ये क्या है,
ये जो है वो क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। ये सभी क्या है, वर्ग हैं। जैसे ये पहला वर्ग हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। ये क्या है, दूसरा वर्ग है। ये क्या है, तीसरा वर्ग है। ये क्या है, चौथा वर्ग है। ये क्या है, पांचवा वर्ग है। ये क्या है, पांचवा वर्ग है। अब इन सभी में क्या है, वर्ण है। इन सभी में क्या है, वर्ण है। तो ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया, पहला वर्ण हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो गया। ऐसे अगर हम बात करें तो ये जो खा से स्टार्टिंग हो रही है, खा है, छा है, ठा है, था है, फा है, ये प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण हो जाएंगे, दूसरे वर्ण हो जाएंगे। ऐसे ही अगर यदि हम बात करें, गा है, जा है, ड़ा है, दा है, वाह है, ये कौन से हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण हो जाएंगे। ऐसे ही ये क्या है, घा है, झा है, ड़ा है, धा है, वाह है, ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, चौथा वर्ण हो जाएगा। जैसे अंगा है, हुआ है, अणा है, ना है और माँ है, ये प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण हो जाएंगे, पांचवें वर्ण। प्रत्येक वर्ग के कौन से हो जाएंगे, पांचवें वर्ण। तो इन्हीं के आधार पर हम आसानी से अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष वर्ण है, सघोष वर्ण है, इनके लिए आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट है वो क्या है, अघोष वर्ण। आपके लिए क्या है कि ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। अब वो आपसे कहेगा कि आप निम्न में से क्या है, अघोष वर्ण की पहचान कीजिए। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। इसके अलावा भी क्या है, इसके अलावा भी क्या है हमारे कि सा, सा और सा, सा, सा और सा, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, टोटल अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो टोटल वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग, तो पांचों के पहले पहले कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा, तो 5 वर्ग, तो पांचों के दूसरे दूसरे कितने हो गए, 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पांचों वर्गों में कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं अघोष वर्ण। प्लस ये जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो इसका मतलब जो अघोष वर्ण है उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 13। टोटल संख्या कितनी होती है, 13। आइए आपके लिए दिखाते हैं पीछे कि अघोष वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे ये जो का है, चा है, टा है, ता है, पा है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा है, पहला वर्ण है। ऐसे ही बात करें, खा है, छा है, ठा है, था है, फा है, ये भी क्या है, दूसरे वर्ग, दूसरे वर्ग के दूसरे दूसरे वर्ण। तो ये सभी हमारे क्या हैं, अघोष वर्ण हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, अघोष वर्ण हैं। तो 5 ये हैं, 5 ये हैं, टोटल कितने हो गए, 10। टोटल कितने हो गए, 10। इसके अलावा क्या है, 11, 12, 13, ये टोटल हमारे क्या हो गए, अघोष वर्ण। क्या हो गए, अघोष वर्ण। अगला क्या है, सघोष वर्ण। अगला क्या है, सघोष वर्ण। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कौन से वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो 5 वर्ग हैं, टोटल वर्ग कितने हैं, 5। टोटल वर्ग कितने हैं, 5 हैं। तो 5 में से स्टार्टिंग के 2 वर्ग क्या हो गए हमारे, अघोष हो गए। इसका मतलब लास्ट के जो 3 वर्ग बच रहे हैं, लास्ट के जो 3 वर्ग बच रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण। क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण। हम लोग आसानी से बता देंगे
प्रत्येक वर्ग का कौन सा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये हमारे क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा भी क्या है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। आपके लिए बता चुके हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा हमें लेना है किसके लिए? हा के लिए। किसके लिए लेना है? हा के लिए लेना है। और साथ में क्या है? साथ में हम ले रहे हैं सभी स्वर। सभी क्या ले रहे हैं? स्वर ले रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो वर्णों की संख्या हो जाएगी सघोष वर्णों की, वो कितनी हो जाएगी? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, इसका मतलब 5 वर्ग है, तो पांचों के 3 कितने हो गए? 5। प्रत्येक वर्ग का क्या? चौथा, ठीक है, इसका मतलब ये भी कितने हो जाएंगे? 5। प्रत्येक वर्ग का क्या? पांचवा वर्ग, तो टोटल वर्ग कितने हैं? 5 हैं, तो पांचों वर्गों में कितने हो जाएंगे? एक एक वर्ग मिला के 5। ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? 5 थी यहाँ 15, बाकी 5 क्या हैं? ये हैं लिखे हुए, तो ये कितने हो गए? 20। बाकी हमें पता है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो सघोष वर्णों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 3 15, 15 5 20 और 11 31। कितनी हो जाएगी? 31। ध्यान रखने के लिए आपके लिए क्या करना है? आपके लिए बस उल्टा कर देना है। अघोष वर्ण कितने थे? 13 थे, तो 13 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 पहले 1 बाद में, 13 31। क्या हो जाएगी? 13 31। ठीक है, आपके लिए बता देते हैं कि सघोष वर्ण कौन कौन से हैं। अब ये देखो, तीसरा गा, जा, दा, दा, वा। घा, झा, ढा, धा, भा। अंगा, वा, अणा, ना, मा। ये क्या है? तीसरे वर्ग के वर्ण हैं। ये क्या है? चौथे वर्ग के वर्ण हैं। ये क्या है? पांचवें वर्ग के वर्ण हैं। ठीक है, सॉरी, ये क्या है? तीसरे वर्ग के, ये क्या है? पहले वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। ये क्या है? दूसरे वर्ग के चौथे वर्ण हैं। ये क्या है? ये है तीसरे वर्ग के चौथे वर्ण हैं। ये क्या है? पांचवें वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के क्या है? पांचवें वर्ण। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ये सभी हमारे हो गए सघोष। ये जो हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सघोष वर्ण। क्या कहलाएंगे? सघोष वर्ण। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, 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 ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ण। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है या, रा, ला, वा। ये भी हमारे क्या है? सघोष वर्ण है। इसके साथ में ये जो हा है, इसके लिए भी हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष वर्ण ही बोलते हैं। तो 15 तो उधर हो गए, 4 ये हो गए 19, एक ये हो गया 20, बाकी स्वर कितने हो गए? 11। तो 20 और 11 मिला के कितने हो गए? 31। तो 31 हमारे क्या हो गए? सघोष वर्ण। आइए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? तो अल्प प्राण के नाम से ही स्पष्ट है, अल्प प्राण के नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे वर्ण
जिनको बोलते समय जो प्राणवायु है वो अंदर से क्या है, अल्प का मतलब क्या है, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म मात्रा में बाहर निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कह देते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, जबकि महाप्राण का मतलब क्या होता है, महा का मतलब होता है ज़्यादा। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जो प्राणवायु है वो अंदर से क्या है, मुख के माध्यम से ज़्यादा बाहर निकलती है, तब ऐसे वर्णों के लिए हम लोग क्या कह देते हैं, महाप्राण। क्या बोल देते हैं, महाप्राण। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी, अल्प प्राण की। तो यदि अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में क्या होते हैं कि अल्प प्राण का मतलब होता है विषम। अल्प प्राण का मतलब क्या हो जाएगा कि विषम। हम के लिए क्या करना है, हम लोगों के लिए कि विषम वाली परिस्थितियां देख लेनी है। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग। इसके साथ में क्या करना है कि हमें लेने हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4, या, रा, ला और बा। ये क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके अलावा हमें क्या करना है, लेने हैं सभी स्वर। क्या करना है, लेने हैं सभी स्वर। तो अब हम चेक कर ले रहे हैं, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग के विषम वाले वर्ण, प्रत्येक वर्ग के विषम वाले वर्ण, विषम का मतलब क्या है, ऑड, 1, 3, 5। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। साथ में क्या करने हैं, अंतस्थ व्यंजन लेने हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4, या, रा, ला, वा। और साथ में क्या करना है, सभी स्वर लेने हैं। तो ये सभी हमारे वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला वर्ण, इसका मतलब 5 वर्ग हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ से भी कितने मिल जाएंगे, 5, यहाँ से भी कितने मिल जाएंगे, 5। इसके अलावा ये कितने हो गए, 4 हो गए। इसके अलावा स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब इन सभी के लिए ऐड कर ले रहे हैं, तो 5 तियाँ 15, 15 4 19, 1911 कितने हो गए, 30। 1911 कितने हो गए, 30। इसका मतलब वर्णमाला में जो अल्प प्राण वर्णों की संख्या है वो कितनी निकल कर आ रही है, 30। कितनी निकल कर आ रही है, 30। अब महाप्राण का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, विषम वाले क्या हैं, अल्प प्राण है, तो जो सम वाली संख्याएं बच रही हैं, कौन सी, सम वाली जो संख्याएं बच रही हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारी कहलाएंगी महाप्राण। तो सम वाली संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये सभी हमारे कहलाएंगे महाप्राण। इसके अलावा क्या है, हमें लेने हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्या लेना है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4, सा, सा, सा और हा। ये हमारे क्या हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षीय व्यंजनों की संख्या 4 और ये कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग के टोटल कितने हैं, 5। ठीक है, तो 5 यहाँ से मिलेंगे, 5 यहाँ से, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 10। 204 कितने हो जाएंगे, 14। 204 कितने हो जाएंगे, 14। इस प्रकार कुल मिलाकर जो महाप्राण वर्णों की संख्या आई है वो कितनी आई है, 14 निकल के। ठीक है, आपके लिए एक बार डायग्राम के माध्यम से टेबल में समझा देते हैं कि कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण होंगे और कौन कौन से वर्ण महाप्राण होंगे। आपके लिए एक बार बता दे रहे हैं कि कौन कौन से वर्ण इनमें से अल्पप्राण हैं, कौन कौन से वर्ण महाप्राण हैं। बाकी अघोष और सघोष के लिए तो आपके लिए हम लोग बता ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं आसानी से कि अघोष वर्ण कौन से और सघोष कौन से हैं। तो आइए देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अब हम लोगों के लिए पता है कि ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण हैं। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग के क्या हैं? पंचम वर्ण हैं। अब हम लोगों के लिए करना क्या है कि हम लोगों के लिए प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण लेने हैं। कौन से? पहले, तीसरे, पांचवें। तो ये जो का है, चा है, टा है, ता है, पा है। बाकी ये गा, जा, ड़ा, दा, वा, अंगा, वा, अड़ा, ना, मा, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। विषम वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। तो बाकी के क्या बच रहे हैं हमारे पास में? बाकी के हमारे पास में बच रहे हैं ये दूसरा वाला वर्ण बच रहा है। कौन सा? दूसरा वाला वर्ण बच रहा है। ठीक है। और कौन सा बच रहा है? चौथा वाला वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे वाले वर्ण जैसे खा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, था हो गया, फा हो गया। ठीक है। घा, झा, धा, धा, भा, ये हमारे क्या कहलाएंगे? महाप्राण। ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आसानी से समझ लिया कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? अनुनासिक ध्वनियाँ। आपसे क्या है कि विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी अनुनासिक ध्वनि का उदाहरण है, या फिर इनमें से कौन सा निर्नुनासिक ध्वनि का उदाहरण है। तो सबसे पहले क्या है? अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियाँ। तो अनुनासिक ध्वनियाँ का मतलब होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती हैं, वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ। नाक और मुंह दोनों से बोली जाती हैं, ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ। जैसे कह दिया जाए चांद, जैसे कह दिया जाए चांद, या फिर कह दिया जाए कुआं। चांद या कुआं। अब आप लोग क्या है, इन शब्दों को नाक बंद करके बोल के देखो, तो ये जो शब्द हैं वो नहीं बोले जाएंगे। क्यों नहीं बोले जाएंगे? ठीक है, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो क्या है? दोनों से ही मिलकर बने हैं। सॉरी, कहने का मतलब है कि ये दोनों से ही बोले जा सकते हैं। नाक के साथ में हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? मुंह का। मुंह के साथ में या फिर नाक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्या है? निर्नुनासिक ध्वनियाँ। निर्नुनासिक ध्वनियाँ। अब निर्नुनासिक ध्वनियाँ का मतलब क्या होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए नाक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात नाक से कोई भी वायु बाहर नहीं निकलती है। तो वायु केवल और केवल किससे बाहर निकलेगी? मुंह से बाहर निकलेगी। वायु किससे बाहर निकलेगी? मुंह से बाहर निकलेगी। ठीक है। अब कैसे करके? ठीक है, जैसे हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप, क्या कहना चाह रहे हैं? आप। अब आप लोग क्या है, आप बोल के देखिए, नाक बंद कीजिए और उससे क्या है, आप बोलिए, तो आप लोग आसानी से बोल पाएंगे आप। इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी? निर्नुनासिक ध्वनियाँ। ठीक है। आपसे कहा जाए जैसे, आपसे कहा जा रहा है जैसे, हम आप लोग क्या है, नाक बंद करके जैसे शब्द बोल के देखिए, तो आप लोग आसानी से बोल पा रहे होंगे। इसका मतलब ये ध्वनि कैसी हो जाएगी? निर्नुनासिक ध्वनि। कौन सी हो जाएगी? निर्नुनासिक ध्वनि। तो अनुनासिक का मतलब क्या होता है? मुंह के साथ में क्या है, नाक से भी वायु निकलती है, तब ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ। इनकी पहचान क्या है? इनके ऊपर चंद्रमा वाली बिंदी लगी हुई होती है। जबकि निर्नुनासिक ध्वनि का मतलब क्या होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जो केवल और केवल किससे उच्चारित होती हैं? मुख से उच्चारित होती हैं, क्या कहलाती हैं? निर्नुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि अब आपसे क्या है कि 25 वर्णों के लिए तो हम आसानी से पढ़ चुके थे, जो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन थे, कि इनके उच्चारण कहाँ से होते हैं। अब कुछ वर्ण छूट चुके हैं। ठीक है। इनसे आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, इनका जो उच्चारण है वो कहाँ से
होता है। तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि सा, रा और ला, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, कि ये जो वर्ण है वो मुख के कौन से वाले भाग से उच्चारित होते हैं। तो यदि आपसे बात करें तो ये जो वर्ण हैं सा और ला, सा और ला, ये किससे उच्चारित होते हैं? दंत से। किससे उच्चारित होते हैं? दंत से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में ला वर्ग का उच्चारण स्थान, ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो ला वर्ण है वो कहाँ से बोला जाता है? दांत से। ऐसे ही क्या है कि हिंदी वर्णमाला में जो रा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो छोटा सा और ला ये कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं? दंत से उच्चारित हो रहे हैं। बाकी ये जो रा वर्ण है वो कहाँ से उच्चारित हो रहा है? मूर्धा से उच्चारित हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि या और सा, या और बड़ा वाला सा, इनके उच्चारण स्थान क्या है? तो या और सा ये बोले जाते हैं तालव्य से। इससे बोले जाते हैं तालव्य। तालव्य का मतलब है तालु। तालव्य का मतलब क्या है? तालु। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में या और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इन दोनों का ही उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालव्य से। अगला पॉइंट है कि सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ये जो षटकोट वाला सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। उच्चारण स्थान इसका कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। अगला है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वा का उच्चारण स्थान क्या है? कि ये जो वा वर्ण है वो कहाँ से उच्चारित होता है? तो वा वर्ण को बोलते समय हमें क्या करना पड़ता है? दंत को ओष्ठ से टच करना पड़ता है। दंत को ओष्ठ से टच करना पड़ता है। इसका मतलब यह है दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में बा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हिंदी वर्णमाला में ये जो बा है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? दंतोष्ठ है। कहाँ हो जाएगा? दंतोष्ठ है। अगला क्या है कि द्वित्व व्यंजन या फिर द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कभी कभी कि इनमें से कौन सा द्वित्व वर्ण का उदाहरण है या फिर द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। तो क्या होता है, कभी कभी दो व्यंजन रिपीट कर जाएं। यदि कभी क्या है कि दो व्यंजन रिपीट कर जाएं, जिसमें से एक व्यंजन क्या हो? अर्ध व्यंजन हो। अर्ध व्यंजन होने का मतलब है आधा लिखा हुआ हो, जबकि दूसरा क्या हो? पूर्ण रूप से लिखा हुआ हो। तब ऐसे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने शब्द दिल्ली। आपके सामने शब्द लिखा हुआ है दिल्ली। अब दिल्ली में क्या है? व्यंजन कौन कौन से हैं? ला व्यंजन है, ठीक है। इसके साथ में क्या है? आधा व्यंजन क्या लिखा हुआ है? सेम लिखा हुआ है। इस कारण ये जो दिल्ली शब्द है ये क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही और लिख दे रहे हैं, जैसे बिल्ली। बिल्ली की भी यदि बात करें तो ये जो ला है वो क्या है? पूर्ण व्यंजन है। इसके आगे इसका क्या है? अर्धरूप लिखा हुआ है। तो रिपीट मार के लगातार, इसका मतलब ये भी शब्द कैसा आ जाएगा? द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो वर्णमाला का चैप्टर है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो हम लोग वर्णमाला चैप्टर के लिए 2 भागों में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ग्रेट पाठशाला के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।